15 और 16 मार्च 2026 के डेली बिहार न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान और जनसत्ता में जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हैं उसको बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। पहला न्यूज है, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। 4 मई को नतीजे आएंगे। इसी के साथ ध्यान रखो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 5 राज्यों में लागू हो गया है। तो बस ये देख लो 5 राज्य है कहाँ कहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो पहला है असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी चुनाव होगा विधानसभा का। इन 5 जगह चुनाव है। यहाँ बात आती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पहली बार 1960 में लागू किया गया था। कहाँ से, तो ध्यान रखना केरला विधानसभा में चुनाव था 1960 में। वहाँ पहली बार एमसीसी को लागू किया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया था। और ये पूरे देश के स्तर पे 1962 के लोकसभा चुनाव में लागू किया गया। लोकसभा चुनाव में कब? 1962। तो सवाल आएंगे सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ लागू हुआ? ध्यान रखना केरला। और देश स्तर में 1966 जो कि लोकसभा के चुनाव में किया गया। जब बात आती है क्या इसका कोई लीगल बैकिंग है क्या, पार्लियामेंट में कोई कानून बना था, तो इसका आंसर है नहीं। पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसे कि एमसीसी लागू किया जाता है। ये जो सभी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके वॉलंटरी कंसेंसस के आधार पे ये एमसीसी लगाया जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसको ये पावर कहाँ से मिलता है? तो आर्टिकल 324, जिस दिन से चुनाव की डेट घोषित होती है उसी दिन से एमसीसी लागू कर दिया जाता है। मेनली इसका उद्देश्य ये है कि कोई नया स्कीम ना आए इसमें। गवर्नमेंट को अब व्हीकल जो सरकार होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नमेंट व्हीकल का यूज ना करे, एयरक्राफ्ट का यूज ना करे। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, जाति या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकती है। ऐसी चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक पॉइंट बहुत याद रखना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, तो ये है ज्ञानेश कुमार। काफ़ी न्यूज में रहते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखो। और लास्ट में इस आर्टिकल से बस यही आएगा कि किन 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये रहा। और अब आज से ही, मतलब कल से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 5 राज्यों में लग गया है। तो अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। जब ऋषिकेश जाओगे तो वहाँ एक परमार्थ निकेतन है, आश्रम है, वहीं पे ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाएगा। तो एग्जाम में सीधा आएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ, तो बता सकते हो ऋषिकेश। इसके अलावा इस आर्टिकल से कुछ भी सवाल नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट न्यूज देखो। एमपी के गुना जिला में देश का पहला समृद्धि केंद्र की शुरुआत की गई है। ध्यान रखो कौन सा है। मध्य प्रदेश के गुना जिला में एक गांव है उमरी गांव। उमरी गांव में जो है पहला समृद्धि केंद्र की शुरुआत की गई। समृद्धि केंद्र में क्या होगा मेनली कि वहाँ कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पर ये समृद्धि केंद्र चालू होगा। और जहाँ की ट्रेंड जो लोकल यूथ है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य करेंगे। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और इसका क्रियान्वयन जो एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कर रहा है, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा देख लो इस आर्टिकल से बस इतना ही है कि समृद्धि केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई, तो मध्य प्रदेश में। अगर नाम पूछता है तो नाम ध्यान रखना, ये रहा उमरी गांव। अभी वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पश्चिम एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे संबंधित देखो एक खर्ग द्वीप चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने इस खर्ग द्वीप पे ईरान के जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे उसको तबाह कर दिया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है कि पहले सबसे पहले खर्ग द्वीप का मैप देखो और फिर क्या इंपॉर्टेंट है खर्ग द्वीप से, उससे भी देखेंगे। खर्ग द्वीप का मैप देखो तो मेनली ये रहा खर्ग द्वीप। पर्सियन गल्फ में पड़ता है खर्ग द्वीप। और पर्शियन गल्फ से जब बाहर निकलोगे तो इस ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में आएंगे। इन दोनों के बीच देखो ये जो नैरो स्ट्रेट बना हुआ है, यही गल्फ ऑफ हॉर्मुज है। इसको ही ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। और ईरान ने कहा है कि जो जितने भी इजराइल, यूएसए और या फिर इन दोनों के जितने भी एलाई कंट्री है, उसके सिर्फ इस साइड यहाँ से इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बाहर नहीं जाने देंगे। उसके लिए ब्लॉकेज है, अन्य देशों के लिए खुला है। अगर ईरान से परमिशन लेके चल सकते हो। तो अमेरिका ने क्या किया है, खर्ग आइलैंड जो है इसको इस पे जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे ईरान के, उसको तबाह कर दिया है। क्योंकि खर्ग जो आइलैंड है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान जो है अपने जितने भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसके 90% खर्ग आइलैंड से ही एक्सपोर्ट करता है। तो सारा लगभग देखो तो ईरान का इकोनॉमी ही इसी तेल पे है। और तेल जो है कहाँ से निकल रहा है? मेनली खर्ग आइलैंड से। अगर पूछता है खर्ग आइलैंड कहाँ है, तो पर्शियन गल्फ में है। और किसका है ये? तो ये ईरान का है। इससे संबंधित
एक और न्यूज है, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उससे सही कल की बात है ये। यहाँ क्या हुआ, एक ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका कि नाम है डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसका मेनली नाम एडवांस्ड सेजिल मिसाइल है, लेकिन इसमें जितनी क्षमता है इस वजह से इसको डांसिंग मिसाइल कहते हैं। इसके साथ साथ इसको आसूरा या असुरा मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। और जो सेजिल 2 है ये 2 फेज में मीडियम रेंज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस आर्टिकल से अगर सवाल आता है कि सेजिल मिसाइल किसका है, तो ईरान का है। इसी को ही डांसिंग मिसाइल कहते हैं। ये क्या है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका लगभग जो मारक क्षमता है लगभग 2000 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो इससे ये सवाल बन सकता है, और खरगालैंड का तो भी पढ़ लिया। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से ही एक यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो है इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, और इस 15 में से 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 जो है अस्थायी मेंबर हैं, जो कि हर 2 साल पे ये बदले जाते हैं। और इन पांचों के पास वीटो पावर है। इन पांचों में कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यान रखो, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये यूएनएससी के पांचों परमानेंट मेंबर हैं, और जो बाकी 10 हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इन्होंने जो चैलेंजेस इसमें पॉइंट आउट किया है, इंडिया भी लगभग वही करते रहता है। तो ये कह रहा है कि 15 देशों की जो यूएनएससी की 3 स्थायी परिषद है, इसमें जो 3 सदस्य हैं तो यूरोप से हैं, एक एशिया से है जो चीन है सिर्फ, और एक अमेरिका से है यूएसए। जबकि इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका से एक भी स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि वीटो जो मिला हुआ इन पांचों को P5 कंट्री भी बोलते हैं, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका को, के कारण जो काउंसिल है उसकी वैधता और कार्यकुशलता दोनों ही समस्या है। इंडिया ने भी काफ़ी इसमें सुधार की मांग किया है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ये। अब काफ़ी चेंजेज आ चुका है सिनारियो में, वर्ल्ड सिनारियो में, तो इसमें बदलाव हो। तो वही बात बोले हैं, तो एग्जाम में पूछ सकता है ये यूएनएससी है क्या, या फिर यूएन के चीफ कौन है, तो एंटेरियो गुटरेस। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज देखो, रणनीतिक तेल भंडार से रिलेटेड न्यूज है। ये क्या न्यूज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखो इंडिया में जो रणनीतिक तेल भंडार है उससे रिलेटेड मैंने डिस्कस पहले भी किया है, और फिर से आ सकता है एग्जाम में। तो ये देखो, इंडिया में टोटल कितने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं, पेट्रोलियम जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, तो 5 हैं टोटल। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, पादुर। पादुर में 2 है, और चांदीखोल, और फिर से कर्नाटक का पादुर। ये मेनली जो है ना इसलिए बनाया जाता है, वहाँ क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि हम जब ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि अभी देख लो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस समय इस रिजर्व का ही उपयोग कर सकें। तो पांचों को मैप में देख लो, एग्जाम में इन पांचों का नाम सीधे आ सकता है। तो पहला है उड़ीसा में चांदीखोल, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में, पादुर में एक है, और दूसरा भी पादुर में ही बनाया गया है। तो पहला जो पहले फेज में 3 बनाया गया था, ये 2015-16 के राउंड था। और जब कोरोना में तेल सस्ता हुआ था तो 2 और बनाया गया था, चांदनी खोले और पादुर में ही एक पादुर में एक एक्सटेंशन बना हुआ है। तो इन पांचों को याद रखना है, काफ़ी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। हमने 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को 2018 में ही मंजूरी दे दिया था, लेकिन अभी तक एक भी पैसिव यूथनेसिया नहीं हुआ था इंडिया में। तो पहले केस में अगर ध्यान रखना, अगर पूछता है कि पैसिव यूथनेसिया से पहले जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम है हरीश राणा, जो कि गाजियाबाद के हैं। ध्यान रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है। पैसिव यूथनेसिया मेनली यही होता है कि धीरे धीरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, कि जब किसी गंभीर या असाध्य बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को आसानी या पीड़ा से राहत दिलाने के लिए जीवन रक्षक इलाज वापस ले लिया जाता है। आमतौर पर इसे 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय ये होता है कि आपको इंजेक्शन दे दो जिससे उनकी जान चली जाए, और दूसरा है कि निष्क्रिय जो कि पैसिव है। इसमें क्या होता है, अब जिस सपोर्ट से व्यक्ति जिंदा है उस सपोर्ट को ही हटा लो ताकि वो धीरे धीरे उनकी जान चली जाए। तो पैसिव यूथनेसिया इंडिया में अलाउड है, और मेनली ये इसको जो है ना आर्टिकल 21 से डिराइव किया जाता है, क्योंकि ये लाइफ विद डिग्निटी के साथ साथ डेथ विद डिग्निटी भी ऐसा माना गया है। तो अगर पूछता है मरने का अधिकार, गरिमा के साथ मरने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो भी 21 के तहत ही आता है। पैसे भी यूथनेसिया से मरने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे, तो हरीश राणा जो कि गाजियाबाद से हैं। बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में सैयद अता हसनैन ने शपथ लिए हैं। सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल होंगे। इन्होंने
इनको शपथ दिलाया है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू। तो पॉइंट अगर तीनों आता है, देखो बीपीएससी में कई बार देखा गया राज्यपाल पूछ लेता है, राज्यपाल कितने नंबर के वो पूछ लेता है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संगम कुमार साहू, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, पहले जो राज्यपाल भवन था उसका नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। तो अब ये तीनों चारों पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब नेक्स्ट न्यूज देखो। बिहार में अब क्या है ना, गन्ने से घरेलू गैस का उत्पादन किया जाएगा। घरेलू गैस मतलब ये समझो कंप्रेस्ड बायोगैस की बात हो रही है। बायोगैस, यहाँ एलपीजी मत समझना, कंप्रेस्ड बायोगैस, जिससे भी घरेलू गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है, इसके लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है बिहार के बेतिया में। बेतिया तुम्हें पता होगा कि पश्चिम चंपारण के जो हेडक्वार्टर है उसको कहते हैं बेतिया। यहीं एक प्लांट लगाया जाएगा जहाँ के गन्ने से घरेलू गैस का उत्पादन किया जाएगा। और ये जो है गेल और भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता किया जा रहा है, इसके साथ किया जाएगा। और इसके अलावा पॉइंट ये ध्यान रखना, बिहार ऐसा कोई पहला स्टेट नहीं होगा जो कि ऐसा काम करेगा। इससे पहले यूपी कर चुका है। यूपी में तो 12 जिलों में ऐसे प्लांट लगा हुआ है। बिहार में ऐसा चीज पहली बार होगा, प्लांट लग रहा है ऐसा। तो कहाँ लगेगा, तो बेतिया में लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जहाँ अगर लगता है, जैसे लोरिया सुगौली में भी, चीनी मिल में भी ऐसा प्लांट लगाने की बात की जा रही है। तो जब लगेगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल इस आर्टिकल से बस इतना ही है कि ये ऐसा प्लांट कहाँ लगेगा, तो बेतिया में। मढ़ौरा चीनी मिल से रिलेटेड एक न्यूज है। न्यूज तमिलनाडु के निवेशक आए थे कि क्या होगा नहीं होगा। उससे अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि मढ़ौरा चीनी मिल बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये ध्यान रखना, ये सारण जिला में है। मढ़ौरा चीनी मिल सारण जिला में है। और इसका स्थापना जो है 1904 में हुआ था, और ये 90s के दशक में बंद पड़ गया था। यही है मढ़ौरा चीनी मिल से रिलेटेड न्यूज़। कहाँ है, तो ये सारण में है। आजकल एग्जाम में देखा गया है कि डेज एंड दियर थीम्स भी पूछा जाता है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, आज 16 मार्च है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को। और इसमें एक दो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट पेज में आ सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार देखो, बिहार में करीब हर तीसरे बच्चे, जो कि लगभग 32% है, पूर्ण टीकाकरण से वंचित रह जाता है। और इसके साथ साथ बीसीजी से खसा तक 25.6% बच्चों का टीकाकरण बीच में छूट जाता है। ये न्यूज है, बट मेनली इससे बस यही ध्यान रखो, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को। दिवस और इसके थीम से संबंधित कल भी एक इम्पॉर्टेंट डेज था, तो उसके बारे में देख लो। 15 मार्च 2026 को क्या था, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर, एज इट इज ये एग्जाम में आएगा कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। इसके थीम क्या है, तो सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। अगले न्यूज पे चलते हैं। इसमें है मयंक चक्रवर्ती, जो है ये पूर्वोत्तर भारत से पहले ग्रैंड मास्टर बने और इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें ये मयंक चक्रवर्ती जो है, इनका संबंध असम से है। इसके अलावा हम लोग अभी देखते हैं 90 से लेकर 94 तक कौन कौन ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट इनका नाम पूछा जाता है। तो 90वें ग्रैंड मास्टर है एल एम पार्थी, और 51वें हैं वी एस राहुल, 92 नंबर के हैं आर्यन वैष्णव, और 93 नंबर के हैं आरव डेंगला, और 94 जो है अभी है मयंक चक्रवर्ती। इसी के अलावा अगर पूछा जाता है इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये है विश्वनाथन आनंद। और मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है कि ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है, तो ये भी बहुत ध्यान रखना, चेस से है। इसके अलावा अब खेल से ही दूसरा न्यूज है कि कई क्रिकेटर्स को कुछ बीसीसीआई ने अवार्ड्स दिया है, तो जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो। बीसीसीआई के अवार्ड को पॉली उमिरगर अवार्ड या फिर नमन अवार्ड बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो पुरुष जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2024-25 में पुरुष के लिए किसको दिया, शुभमन गिल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मानधना को, और सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली महिला कौन थी, तो दीप्ति शर्मा। इसके अलावा जो है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दो व्यक्ति को दिया गया, एक तो रोजर विन्नी को और दूसरे राहुल द्रविड़ को।
और इसके साथ साथ महिला में वुमेन्स बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो ये मिताली राज पूर्व महिला क्रिकेटर है भारत के उनको मिला हुआ है। इसके साथ साथ ये मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किनको मिला, तो हर्षित राणा को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में श्री चारनी को मिला है। इसके अलावा देखो बिहार में जो है एक गेम हुआ था, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म एंड सीपी, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिक्स एंड सीपी। इसमें ये जो है इसका आयोजन हुआ था पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ की बिहार ने टॉप किया है। ये देखो 37 स्वर्ण के साथ 117 पदक जीता है। अगर आता है कहाँ हुआ था बस इस पॉइंट पर, इसके ज़्यादा कुछ नहीं, इस याद रखना इस आर्टिकल से। इसी में एक थे बिहार के अजहान, जिन्होंने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा एक निधन से जो बीपीएससी मेनली पूछता नहीं है, बट बिहार एसआई या फिर अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कृष्णानंदन झा की निधन हो गई है। तो कृष्णानंदन झा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखना पत्रकारिता से इनका संबंध है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है। ये आज इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि आज लगभग 2 दिन का न्यूज़ था, कल और आज के, मतलब 15 मार्च और 16 मार्च दोनों का था, इस वजह से आज लंबा हो गया है वीडियो।